आज का टॉपिक है असामान्य आणविक द्रव्यमान और एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास। असामान्य माने जो मॉलिक्यूलर मास या आणविक द्रव्यमान सामान्य नहीं है, असामान्य है, उसको अब आप ले रहे हैं यहाँ पर आज के टॉपिक में। अब सामान्य या एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास का मतलब होता है कि आपने देखा होगा इस चैप्टर में 4 अणु संख्या गुण पढ़े हैं और चारों अणु संख्या गुणों से अवाष्पशील विलेय के आणविक द्रव्यमान की गणना की है। तो अब आगे ये भी देखा गया है कि अगर हम आणविक द्रव्यमान की गणना करते हैं इन अणु संख्या गुणों की सहायता से, तो हमें 2-3 बातों का ध्यान रखना पड़ता है। 3 बातें हैं कि जो विलेय घोला गया है विलयन में वो अवाष्पशील होना चाहिए, दूसरी बात कि जो विलयन है वो तनु होना चाहिए, और तीसरी बात है कि जो विलेय पदार्थ घोला गया है विलयन में उस विलेय का संगुणन या वियोजन नहीं होना चाहिए। यदि ये तीनों शर्तें पालन होती हैं तब तो हम अवाष्पशील विलेय का जो आणविक द्रव्यमान निकाल रहे हैं अणु संख्या गुणों की सहायता से वो सही प्राप्त होगा। यदि वो इन 3 शर्तों में से किसी का पालन नहीं कर रहे हैं तो उनकी सहायता से या अणु संख्या गुण की सहायता से जो हम अवाष्पशील विलेय का आणविक द्रव्यमान ज्ञात करते हैं वो एकदम सही ज्ञात नहीं आता है और उसमें कुछ ना कुछ परिवर्तन हो जाता है। तो जनरली ये देखा गया है कि 2 घटनाएं हो जाती हैं जब किसी विलयन में विलेय को घोला जाता है, कि या तो विलेय का संगुणन हो जाता है या फिर उसका वियोजन हो जाता है। तो संगुणन और वियोजन क्या है वो देखना है अपन को। अब सामान्य आणविक द्रव्यमान, इसके अंतर्गत सबसे पहले हम आपको बता रहे हैं विलेय का संगुणन। विलेय का संगुणन, संगुणन मतलब होता है एसोसिएशन ऑफ सॉल्यूट। तो संगुणन क्या है ज़रा समझ लें। संगुणन का मतलब होता है जोड़ना। कभी कभी ये होता है कि जब किसी विलायक में हम विलेय को घोल करके विलयन बना रहे हैं तो विलयन में विलेय के अणु आपस में जुड़ जाते हैं और जुड़ कर के एक बड़ा अणु बना लेते हैं। जब विलेय के अणु आपस में जुड़ के एक बड़ा अणु बनाते हैं तो ये प्रक्रिया संगुणन या एसोसिएशन कहलाती है। ऐसी स्थिति में चूँकि विलेय के कण आपस में जुड़ रहे हैं तो आपस में सपोज़ के 2 कण आपस में जुड़ के एक बना रहे हैं, 2 कण आपस में जुड़ते जाएंगे तो इस क्रिया में उस विलयन में कणों की संख्या में कमी आ जाएगी। कणों की संख्या में मतलब अणुओं की संख्या में कमी आ जाएगी। अणुओं की संख्या में जब कमी आएगी तो उसके अणु संख्यक जो गुण हैं उनके मानों में भी परिवर्तन आ जाएगा। और जब अणुओं की संख्या में कमी आ रही है तो ये मान के चलिए आपके उसके आणविक द्रव्यमान में वृद्धि हो रही है, क्योंकि 2 कण जुड़कर के एक कण बन रहा है। 2 कण जुड़ के एक बड़ा कण बनेगा तो उसका आणविक द्रव्यमान बढ़ जाएगा। तो परिकलित जो इनके आणविक द्रव्यमान हैं या इनके अणु संख्या गुण के जो परिकलित मान हैं वो अलग होंगे और जो सामान्य मान है यानी गणना से प्राप्त मान हैं वो अलग होंगे। देखें एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे हमने लिया एसिटिक अम्ल ले लेते हैं। एसिटिक अम्ल CH3 डबल बॉन्ड OH, ये एसिटिक अम्ल का सूत्र है। और एक और लेते हैं हम CH3C डबल बॉन्ड O, ये O और ये H। एसिटिक अम्ल के 2 अणु, एक ये 2 अणु हैं, आपस में जुड़ रहे हैं दोनों अणु। जब दोनों अणु आपस में जुड़ते हैं तो इनके बीच में एक हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाता है। तो इसका ऑक्सीजन इसके हाइड्रोजन से जुड़ जाएगा और इसका हाइड्रोजन इसके ऑक्सीजन से जुड़ जाएगा, हाइड्रोजन बंध बना करके। तो आप देख रहे हैं जब एसिटिक अम्ल को विलायक में घोल करके विलयन बनाया जाता है तो एसिटिक अम्ल के 2 अणु आपस में जुड़ जाते हैं और 2 अणु जुड़कर अब एक बड़ा अणु बन गया है। अणुओं की संख्या कम हो गई है, अणुओं की संख्या कम हो चुकी है। और चूँकि अब पहले से एक बड़ा अणु बन गया है तो इसका आणविक द्रव्यमान बढ़ जाएगा। इसी प्रकार से हम दूसरी घटना लेते हैं।
दूसरी घटना है यहाँ पर वियोजन। विलेय का वियोजन। वियोजन का मतलब आप जानते हैं, वियोजन का मतलब होता है टूटना, है ना। तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि कुछ ऐसे विलेय पदार्थ होते हैं कि उसमें जो है विलेय के पदार्थ जब किसी विलायक में घोले जाते हैं तो वहाँ जाकर के वो टूट जाते हैं, वियोजन हो जाता है उनका। ख़ासतौर से विद्युत अपघट्ट पदार्थ या आयनिक पदार्थ जो होते हैं वो विलयन बनाते समय उस विलायक में जाकर के वो टूट जाएंगे, वियोजित हो जाते हैं। वियोजित जब होंगे तो उससे उस विलयन के अंदर कणों की या अणुओं की संख्या बढ़ जाएगी, और चूँकि एक टूटकर मान लीजिए 2 कण बना रहा है तो 2 जो छोटे कण बन जाएंगे, अब उनका आणविक द्रव्यमान पहले वाले की तुलना में कम हो जाएगा। देखें एग्जाम्पल, जैसे हमने लिया NaCl, जब इसको विलायक में घोल करके इसका विलयन बनाएंगे तो ये विलायक में जाकर के इस तरह से अपने आयनों में डिसोसिएट हो जाएगा, टूट जाएगा आयनों में। ये हो गया इसका वियोजन। तो पहले जो हमारा अणु था वो बड़ा अणु था, और बड़ा था तो अणुओं की संख्या कम थी और आणविक द्रव्यमान ज़्यादा था। जैसे ही उसको विलायक में घोल के विलयन बनाया तो ये अणु जो है 2 भागों में टूट गया, तो एक अणु से 2 कण उत्पन्न हो गए, माने कणों की संख्या बढ़ रही है इस वियोजन में। और बड़ा अणु टूट करके 2 छोटे छोटे से अणु बन गए हैं या 2 छोटे छोटे से आयन या कण बन गए हैं, तो अब इनका जो आणविक द्रव्यमान होगा इनका, वो इसकी तुलना में कम हो जाएगा। तो विलयन बनाते समय या तो वियोजन हो सकता है या फिर संगुणन हो सकता है। 2 में से कोई भी एक अगर घटना होती है तो उसके आणविक द्रव्यमान के परिकलन में परिवर्तन आ जाएगा। यदि हम अणुसंख्या गुणों की सहायता से आणविक द्रव्यमान ज्ञात करते हैं तो उसका मान, और जो कैलकुलेशन से निकालते हैं हम इनकी आणविक द्रव्यमान का मान, उस मान में परिवर्तन आएगा। चारों अणुसंख्यक गुणधर्म जब पढ़े गए या जब हमने पढ़े या समझे, उस समय इस प्रक्रिया पर किसी ने ध्यान नहीं दिया कि जब विलेय को विलायक में घोला जाता है तो वहाँ पर ये 2 घटनाएं हो सकती हैं, या तो विलेय का संगुणन हो सकता है या वियोजन हो सकता है, जिससे उनके अणुसंख्यक गुणधर्म के मान परिवर्तित हो सकते हैं और उनके आणविक द्रव्यमान भी परिवर्तित हो सकते हैं। तो इस चीज़ को समझने के लिए वान 't हाफ नाम के एक वैज्ञानिक आए। उन्होंने सन 1880 में एक कारक दिया जिसको वान 't हाफ कारक या वान 't हाफ फैक्टर कहते हैं। वान 't हाफ गुणांक, इसको हम इस तरह से समझ सकते हैं कि विलयन में विलेय के संगुणन या वियोजन की मात्रा को अभिव्यक्त करने के लिए वान 't हाफ ने सन 1880 में एक गुणांक दिया जिसको हम कहते हैं वान 't हाफ गुणांक। तो वान 't हाफ गुणांक जो है उसको परिभाषित कर लें। इसको हम ये कह सकते हैं किसी भी पदार्थ के विलयन में, कोई भी पदार्थ ले लिया जाए, उस पदार्थ के विलयन में अणुसंख्यक गुण के प्रेक्षित मान और अणुसंख्यक गुण के सामान्य मान का जो अनुपात होता है उसको कहते हैं हम वान 't हाफ गुणांक, और इसको इन्होंने स्मॉल आई से प्रदर्शित किया। देखें, वान 't हाफ गुणांक स्मॉल आई से इसको प्रदर्शित किया जाता है, बराबर होता है सामान्य मूलर द्रव्यमान, सामान्य मूलर या कह सकते हैं आणविक द्रव्यमान। मूलर द्रव्यमान कहें या उसको हम कहें कि आणविक द्रव्यमान कहें, एक ही बात होती है। और दूसरा होता है असामान्य आणविक द्रव्यमान। इस रूप में हम इसको व्यक्त कर सकते हैं। सामान्य शब्द का मतलब ये है कि ये आणविक द्रव्यमान जो है इसमें विलेय के संगुणन या वियोजन को शामिल नहीं किया गया, यानी संगुणन या वियोजन के बिना विलेय का आणविक द्रव्यमान। और असामान्य का मतलब ये हुआ कि संगुणन या वियोजन हो जाने के बाद विलेय का आणविक द्रव्यमान, ये असामान्य आणविक द्रव्यमान कहलाता है। दूसरा, इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं
वांट हाफ गुणांक आई बराबर, दूसरा फार्मूला हम इसको ले सकते हैं, अणु संख्यक गुण का प्रेक्षित मान बटे में अणु संख्यक गुण का परिकलित मान। अणु संख्यक गुण का प्रेक्षित मान बटे अणु संख्यक गुण का परिकलित मान। देखिए परिकलित जो मान होता है इसका मतलब कि ये कैलकुलेटेड वैल्यू है, मतलब अणु संख्यक गुण का गणना से प्राप्त मान जो होता है वो ये है, और अणु संख्यक गुण का प्रैक्टिकल करके जो मान निकाला जाता है वो ये है। तो जैसे हमने बताया कि हम अगर कैलकुलेशन से करके निकालेंगे तो उसमें संगुणन या वियोजन मालूम नहीं पड़ता है, तो वो सामान्य उसका अणु संख्यक गुण का मान कहलाएगा। और जो प्रैक्टिकल करके निकाल रहे हैं, तो प्रैक्टिकल करके निकाल रहे हैं मतलब उसमें संगुणन या वियोजन शामिल है, तो संगुणन या वियोजन के बाद जो अणु संख्यक गुण का मान होता है वो है। इन दोनों का जो अनुपात आता है वही अनुपात वांट हाफ गुणांक कहलाता है। इसको स्मॉल आई से दर्शाते हैं, इसको वांट हाफ फैक्टर भी कहते हैं। और इसको हम ऐसा भी दर्शा सकते हैं, I इज़ इक्वल टू, जैसे हमारे पास हम जानते हैं कि अणु संख्यक गुण कितने होते हैं, 4 होते हैं अणु संख्यक गुण। कौन कौन से? वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन, जिसको हम यहाँ डेल पी से दर्शा रहे हैं, और हम यहाँ लिखेंगे OBS और CAL। OBS का मतलब ऑब्जर्व्ड मतलब कि प्रेक्षित मान, और कैलकुलेटेड मतलब परिकलित मान। तो अणु संख्या वाष्प दाब के आपेक्षिक अवनमन का हो गया ये। दूसरा अब हम ले लें अणु संख्यक गुण। फॉर एग्ज़ाम्पल हम ले लें क्वथनांक का उन्नयन डेल TB। ऑब्जर्व्ड मतलब प्रेक्षित मान उसका, और उसका ये परिकलित मान यानी कैलकुलेटेड वैल्यू। तीसरा अब हम ले लें डेल TF ऑब्जर्व्ड अपॉन डेल TF कैलकुलेटेड। हिमांक में अवनमन का प्रेक्षित मान बटे हिमांक में अवनमन का परिकलित मान, कैलकुलेटेड और ऑब्जर्व्ड। और चौथा और अंतिम जो अणु संख्यक गुणधर्म है वो आप जानते हैं, परासरण दाब पाई, और ये ऑब्जर्व्ड और ये कैलकुलेटेड। परासरण दाब का ऑब्जर्व्ड यानी प्रेक्षित मान बटे परासरण दाब का कैलकुलेटेड यानी परिकलित मान। तो हम इस तरह से भी वांट हाफ गुणांक को दर्शा सकते हैं। अब ये देखें अपन कि वांट हाफ ने अणु संख्यक गुणों में क्या परिवर्तन किया ताकि संगुणन या वियोजन के बाद अणु संख्यक गुणों के या विलेय के आणविक द्रव्यमान के सही मान प्राप्त हो सकें। तो संशोधन क्या किया उन्होंने वो देखें। जैसे हम बात करते हैं क्वथनांक उन्नयन डेल TB इज़ इक्वल टू KB इंटू M होता है। इसी तरह से हिमांक में अवनमन डेल TF इज़ इक्वल टू KF इंटू M होता है, और परासरण दाब पाई इज़ इक्वल टू होता है CRT। अगर इन सूत्रों के आधार पर या इन सूत्रों की सहायता से हम अवाष्पशील विलेय का आणविक द्रव्यमान ज्ञात करेंगे तो सही प्राप्त नहीं होता है, क्योंकि इसमें संगुणन और वियोजन को शामिल नहीं किया गया है। वांट हाफ ने इन फार्मूलों में संशोधन किया। संशोधन ये किया कि उन्होंने अपने इस गुणांक I से इनमें गुणा कर दिया, जैसे इसमें गुणा कर दिया I से, इसमें कर दिया और इसमें कर दिया। इन्होंने सभी जो अणुसंख्यक गुण थे उनके फार्मूले में अपने गुणांक I से गुणा कर दिया कि अब इन फार्मूलों से अगर हम अवाष्पशील विलेय के आणविक द्रव्यमान की गणना करते हैं तो वो संगुणन या वियोजन के बाद हमें उसकी वैल्यू देंगे, यानी हमें सही आणविक द्रव्यमान प्राप्त हो जाएगा अवाष्पशील विलेय का।
तो अब हम बात कर रहे हैं विपरीत परासरण की। परासरण को एक बार हम रिवाइज़ कर रहे हैं। परासरण की परिभाषा: परासरण की क्रिया में विलायक के अणु कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर अर्धपारगम झिल्ली को पार करके जाते हैं, ये क्रिया परासरण कहलाती है। लेकिन अब हमारा टॉपिक जो है विपरीत परासरण है, क्योंकि परासरण तो है पर परासरण के पहले लगाया शब्द विपरीत। इसका मतलब ये हुआ कि परासरण की क्रिया को अगर हम विपरीत दिशा में करा दें किसी तरह से, तो वो क्रिया कहलाएगी विपरीत परासरण या रिवर्स ऑस्मोसिस। विपरीत दिशा में कराने का मतलब ये हुआ कि हम जानते हैं कि परासरण की क्रिया में विलायक के अणु कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर जाते हैं अर्धपारगम झिल्ली को पार करके। यदि हम परासरण की क्रिया को इस तरह से कराएं कि विलायक के अणु अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर चले जाएं, तो ये क्रिया हो जाएगी विपरीत परासरण। अब देखिए कैसे। यहाँ शुद्ध जल है, मतलब ये केवल विलायक है, इसकी सांद्रता कम है। इस तरफ झिल्ली के इस तरफ हमने लिया है समुद्री जल। समुद्री जल में बहुत सारे लवण घुले रहते हैं, मतलब कि इसकी सांद्रता ज़्यादा है। और इस तरफ शुद्ध जल, इसकी सांद्रता कम है। बीच में लगी है अर्धपारगम झिल्ली, ठीक है। और यहाँ पे समुद्री जल के ऊपर यहाँ पे दाब डालने के लिए लगाया गया है पिस्टन। अगर सामान्य तरीके से परासरण कराएं तो शुद्ध जल के अणु अर्धपारगम झिल्ली को पार करके विलयन की समुद्री जल की तरफ आएंगे, ये तो सामान्य परासरण। लेकिन हमें परासरण विपरीत दिशा में कराना है, उसके लिए हम समुद्री जल पे या विलयन के ऊपर पिस्टन लगा के दाब डालेंगे। तो दाब डालने से यहाँ से विलायक यानी जल के अणु अर्धपारगम झिल्ली को पार करके अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर जाएंगे। परासरण की विपरीत दिशा में परासरण होगा। तो समुद्री जल या विलयन से विलायक के अणुओं को अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर ले जाना या प्रवाहित करना विपरीत परासरण कहलाता है। इससे ये होगा कि समुद्री जल में से जल जो है निकल के यहाँ आ जाएगा और इस तरफ रह जाएंगे लवण। तो ये जो समुद्री जल इस तरह से निकल के आ रहा है, ये शुद्ध जल होगा, क्योंकि उसमें कोई लवण नहीं है। उस जल को यहाँ से प्राप्त कर लिया जाएगा और यहाँ से प्राप्त करके उसका उपयोग पीने के काम में लिया जा सकता है। ये पानी जो है शुद्ध जल होगा। रिवर्स ऑस्मोसिस या विपरीत परासरण की क्रिया से प्राप्त होता है। इस उपकरण का उपयोग खास तौर से या इस विधि का उपयोग इसी काम के लिए किया जाता है कि समुद्री जल हमारे पास बहुत अधिक है, लेकिन वो उपयोग योग्य नहीं है, पीने योग्य नहीं है, क्योंकि उसमें बहुत सारे लवण घुले हुए हैं। तो अगर हम उसका रिवर्स ऑस्मोसिस या विपरीत परासरण कर दें तो समुद्री जल में से हम केवल जल को बाहर निकाल सकते हैं, लवण को छोड़ करके। तो वो जल शुद्ध जल होगा और उसका उपयोग पीने के लिए किया जा सकता है। ये हो गया अपना रिवर्स ऑस्मोसिस, विपरीत दिशा में परासरण की क्रिया।